हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सारा कुछ कवर कर लिया था इस चैप्टर में प्रेजेंट में, ठीक है। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियोस वो कॉन्टिन्यूसली रहेंगी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स के बारे में बिल्कुल बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं वो है लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर सभी को आने चाहिए, ठीक है। और लेविस स्ट्रक्चर जिसको आते हैं, जिसको नहीं आता उसको सीखने पड़ेंगे ऑब्वियसली। जिसको आते हैं उनके लिए चैप्टर काफी इजी रहने वाला है, आगे चल करके काफी इजी रहने वाला है, बता रहा हूँ। तो होगा क्या, जैसे बेसिकली हमने वाटर के बारे में सीखा हुआ है कि वाटर का स्ट्रक्चर है, ये बना दिया। वाटर का स्ट्रक्चर कोई ऐसे बना देता है, ये बना दिया, ठीक है। ठीक है, किसी ने वाटर का स्ट्रक्चर ये बना दिया, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये सारे लेविस स्ट्रक्चर्स हैं। थोड़ा थोड़ा इसको दिखा सकता हूँ मैं, लोन पेयर वेक्टर इस तरह से शो कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्ट्रक्चर ठीक है, या हो सकता है कोई और भी स्ट्रक्चर आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, वो भी वाटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, बट वो लेविस स्ट्रक्चर ठीक है उसका, ठीक है ना। लेकिन जो डिटेल में बात करते हैं हम कि क्या होता है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो समझने की कोशिश की गई है कुछ थ्योरीज के बेसिस पे। उन्हीं थ्योरीज को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उन सभी थ्योरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर रहता है वो है लेविस स्ट्रक्चर, जिसकी प्रैक्टिस आप सभी को 10th क्लास में करवा दी जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट किस लिए है। देखो, स्ट्रक्चर को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स या जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन सभी के मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो होती हैं लेयर बाय लेयर, यानी कि जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर को समझोगे वैसे वैसे आप उनकी प्रॉपर्टी को भी समझते हो। और प्रॉपर्टी को समझना किस लिए इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं लेविस स्ट्रक्चर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, ठीक है। इसको वेस्पर थ्योरी हम लिख लेते हैं, वेस्पर थ्योरी। फुल फॉर्म आ जाता है इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब यहाँ पर देखो बात क्या है, यहाँ पे क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इनकी रिपल्शन की बात कर रहे हैं और इसी बेस पे जो चीज आई है उसको थ्योरी कह दिया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे सपोज ये ए एलिमेंट मैंने कह दिया, इसके आउटर मोस्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने एग्जांपल के तौर पे बना दिए। इनमें से दो 4 और 6 हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेते हैं सामने वाले के साथ। सपोज करो कि इन दोनों ने ये बॉन्ड बना लिए, तो इस ए के रिस्पेक्ट में कहूं तो ये तो लोन पेयर हो जाएंगे दोनों, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। तो ये चीज तो होती है। ए एलिमेंट के रिस्पेक्ट में दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी मैं कह सकता हूँ कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को 3 पेयर कह सकता हूँ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, कितने पेयर हुए इसमें, 3 पेयर हुए, जिसमें से 2 लोन पेयर थे, एक बॉन्ड पेयर थे। इतना सब कुछ आपको लेविस कांसेप्ट में, लेविस थ्योरी में समझा दिया जाता है, ठीक है। तो लेविस स्ट्रक्चर सभी को आती ही है, ठीक है। तो इसी की बेस में देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे होगा क्या। बात ही कर रहे हैं रिपल्शन के बारे में। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सेम चार्ज है, जैसे अगेन वही चीज बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होती है। तो रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कितनी दूर जाएगा। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर पास पास में रखता हूं तो दोनों के चार्ज है नेगेटिव, वो दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से। वो कितनी दूर जाएंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपस में जो रिपल्शन रखते हैं उसकी वजह से वो दूर जाएंगे, कितनी दूर हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर जो है आपस में वो रिपल्शन रखते हैं, कितनी दूर हो जाएंगे। तो इन सभी का अपना अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, उसी के ऊपर ये जो है थ्योरी है। तो बेसिकली आपको पता ही है यहाँ पर 2 तरह के पेयर हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर। तो इनके जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या ऑर्डर फॉलो करता है, आप हमेशा याद रखोगे लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे ही कम होती है, मतलब कि बिल्कुल कम। तो ये ऑर्डर रहने वाला है, याद रखोगे इसको, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे जो इनका रिजल्टेंट बनता है, रिजल्टेंट का मतलब हो गया सभी कैलकुलेशन के बेसिस पे फाइनल एक प्लेस मिलेगा। फाइनल प्लेस मिलने का मतलब होगा कि जैसे ये लोन पेयर और ये लोन पेयर की अगर मैं बात करूं
ये लोन पेयर और एक लोन पेयर, ये इन दोनों लोन पेयर की बात करो तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन से दूर जाएंगे, कितना दूर जाएंगे, ये उतनी दूर जाएंगे ना जहां पर इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाए या खत्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो मान लो कि ये इस प्लेस पर स्टॉप हो जाते हैं, तो यही जो प्लेस होगा इनका परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम पढ़ रहे हैं इसको, थ्योरी को, कि होता क्या है। देखो पहले टेबल आपकी बुक में होगी, बुक में से आप वो टेबल लिख सकते हो, ठीक है। उसमें से मैं मेन में बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे आपको गिवन होगा इसकी थ्योरी में AB2, AB2 का मतलब हो गया, अगर AB2 किसी के लिए आता है तो वो होगा लीनियर शेप, लीनियर शेप इस तरह से बनता है, इस टाइप से, यहाँ A लिख दूंगा मैं और यहाँ B, ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। और अगर किसी के लिए बनता है AB3 तो इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर शेप। कौन सी शेप होती है? ट्रायंगुलर शेप। इसको मैं लिखूंगा A B B और B, इस तरह से, ये ट्रायंगुलर। या फिर मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, A B B और B, एक ही बात है ये, ट्रायंगुलर शेप बनाना आ गया। उसके बाद होता है एक AB4, ठीक है। ये ज्योमेट्रीज के नाम आ रहे हैं, ये ज्योमेट्रीज किसके बेस पे है? वेस्पर थ्योरी के बेस पे। फिलहाल एक बार देखो कि मैं टेबल बना कैसे रहा हूँ, उसके बाद समझेंगे कि AB2 AB3 AB4 या इनका मतलब क्या है और ये चीज कैसे बन रही है, ठीक है। तो एक बार साथ में ध्यान से देखो इसको। AB4 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। क्या मतलब होता है? टेट्राहेड्रल। ये पहला ज्योमेट्री था ऐसा जो 3 डायमेंशनल था। ये दोनों के दोनों ही कैसे हैं? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। यहाँ से सारे 3D चलेंगे। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब होता है? कुछ इस टाइप से होगा ये, एक A, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B और यहाँ B, तो इस टाइप से ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब 4 फेस होंगे इसमें, ठीक है। ये 3D होगा, ये होगा आपके फ्रंट साइड में, ये बैक साइड में, ये साइड में और ये अप साइड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका AB3L। AB3L भी हो सकता है। जो AB3L होगा उसके लिए जो शेप रहती है हम उसको लिखेंगे ट्रायंगुलर, सॉरी स्क्वायर प्लेन लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर प्लेन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिले AB2L2, इसको हम देखते हैं बैंड शेप। कौन सी शेप हो जाती है? ये बैंड शेप हो जाती है, इसको बैंड शेप बोलते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखोगे, स्क्वायर प्लेनर हो गया या हो गया आपका बैंड शेप, ये लगभग बनेगा इसी की तरह से। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इनके स्ट्रेचिंग होने का, बॉन्ड के स्ट्रेच होने का। कैसे? 3 बॉन्ड के एक लोन, L का मतलब लोन पेयर, 3 और 1 4, ये 4 के हिस्से से हो गया, 2 और 2 4, ये 4 के हिस्से से होगा, इतना इसी हिसाब से चलेगा ये। A का मतलब है सेंट्रल एटम, B का मतलब है बॉन्ड पेयर, L का मतलब है लोन पेयर, ठीक है। L का मतलब होता है लोन पेयर। तो ये कवर हो जाएंगे। उसके साथ फिर बाद में होता है आपके पास एक AB5 होता है। AB5 के लिए आप रखोगे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम होगा इसका? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। देखो ये कैसे बनते हैं, बनाना आना चाहिए हमें। कैसे बनेगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल? जैसे ट्रायगोनल तो है ये, इसको ऐसे चीज लिखो, A B B और ये B, ट्रायगोनल बन गया ये। बाइपिरामिडल का मतलब देखो क्या है, बाई का मतलब हाफ, पिरामिडल हाफ का मतलब 2 कर सकते हो, एक में इधर हाफ और इधर हाफ करके 2 हिस्सों में बांट दो इसको, ये हो गया बाई का मतलब। पिरामिड का मतलब ये हो जाता है कि ये पिरामिड टाइप से बन जाता है कुछ, ठीक है, पिरामिड टाइप से। क्लियर हो गया सभी को? इसको पेंटागोनल भी बोल सकते हैं अदर नेम, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। फिर ये AB4L भी हो सकता है और उसी तरह से AB3L2 भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सीसॉ, सीसॉ स्ट्रक्चर होती है ये, और इसको हम बोलते हैं टी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगी? टी शेप स्ट्रक्चर होगी। तो क्लियर हो जाएगा सारे के सारे। उसके बाद एक लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो होता है ओक्टाहेड्रल, वो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। जो AB6 है वो ओक्टाहेड्रल भी होता है, उसको A B, ठीक है, यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इस तरह से मिला देंगे इनको, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? आप सभी ने देखा होगा इन सभी के कॉर्नर्स आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे ये कॉर्नर मिले हुए हैं, ये और ये कॉर्नर नहीं मिले हुए तो उसको दिखा देंगे डॉटेड लाइन से। सेम ये कॉर्नर, सेम ये कॉर्नर, सेम ये कॉर्नर और सेम ये कॉर्नर और ये सेम कॉर्नर।
तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। इसके 8 फेस होते हैं इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। क्लियर है सभी को? नाउ ये तो थी टेबल। अब इसका काम क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो देखते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो, राइट स्ट्रक्चर ऑफ H2O XeF4 और एक बना देता हूँ PCl3 का, एक लास्ट लिख लेते हैं यहाँ पर SF4 का। ठीक है, इन सभी के स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर बनाने किसके अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। मैंने कहा था कि लेवल स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लेवल स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे H2O है, इसका ग्राफ स्ट्रक्चर होना है H2O का, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ए का क्या मतलब बताया था मैंने, सेंट्रल एलिमेंट। जहां से देखिए ना, ए का मतलब था सेंट्रल एलिमेंट, ओ के लिए मैंने लिख दिया ए। अब इस सेंट्रल एलिमेंट ने अपने साइड वालों के साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, तो ये हो गया AB2। और लोन पेयर कितने हैं इसके पास, 2, तो ये हो गया AB2L2। और AB2L2 क्या होता है वो बता रखा मैंने। ठीक है, बैंड शेप बनेगा इसका। क्लियर हो गया, क्या बनेगा, बैंड शेप। वो बना के भी दिखाना है कैसे बनेगा। देखो, ऑक्सीजन लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बैंड शेप इस तरह से बनता है। टेट्राहेड्रल में थोड़ा सा दूर दूर था, काफी दूर दूर था, इसमें भी दूर दूर रहेगा ये। ठीक है, तो ये बैंड शेप बन जाएगा, या इसको वी शेप भी कह देते हैं। ठीक है, इसको वी शेप भी कह देते हैं। तो क्लियरली बन जाएगा। उसके बाद देखो XeF4 जो है, XeF4 देखो कैसे बनेगा। Xe जो है ज़ीनोन, उसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन इधर से, एक इधर से, एक फ्लोरीन इधर से, एक फ्लोरीन इधर से। ठीक है, तो अगर मैं इसको मानता हूं A ज़ीनोन को, बॉन्ड कितने बनाए हुए इसने, 4, तो AB4 हो गया। और लोन पे कितने हैं इसके पास, 2, तो AB4L2, ये 4 और 2 करो तो AB6 का राउंड आता है, तो ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा। किस तरह से, ज़ीनोन और लोन पे इलेक्ट्रॉन, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, तो ये इस तरह से क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल के शेप में बनेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हो जाएगा ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड का। उसके बाद PCl3 देखते हैं। PCl3 जो है, इसके केस में फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन और एक लोन पेयर। फॉस्फोरस के लिए लिखूंगा मैं A, बॉन्ड इसमें बनाते हैं 3, तो AB3 और एक लोन पेयर, तो AB3L। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ये 3, सॉरी, फॉस्फोरस इधर, एक लोन पेयर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, मैंने बोला था टेट्राहेड्रल के हिसाब से बनेगा ये इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है सभी को? एक लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं SF4 का। SF4 जो है वो किस तरह से बनेगा, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं यहाँ पे, 6, 4 फ्लोरीन इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, अब सल्फर के केस में A, ठीक है, बॉन्ड कितने बना रखे हैं इसने, 4, तो AB4, एक लोन पेयर, तो AB4L। ये भी किसके हिसाब से आ गया, AB4L अभी बताया था मैंने, जो बनेगा C100 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे आप सभी के। ठीक है, इसमें बेसिकली एक बात याद रखनी है कि जब किसी एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको सिंगल बॉन्ड करके ट्रीट करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये, मान लो जैसे NaCl की बात करूं, HCl की बात करूं, KCl की बात करूं, HI की बात करूं, ये सभी जो भी मैंने कंपाउंड बनाए, ये सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें सिर्फ 2 ही एटम है। तो जिसमें सिर्फ 2 ही एटम होते हैं उनको हम क्या लेते हैं, लीनियर एलिमेंट्स। क्या लेते हैं उनको, लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो बस इतना ही करके कवर चलना है आप सभी ने। बाकी इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी में। ठीक है, इनको कवर करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।